दोस्तों, ये कहानी ऐसे दरिंदे व्यक्ति की है जो अपनी पत्नी जीजा दीदी यानी अपनी बहन, दो भांजे और एक बेटे समेत कुल 6 व्यक्ति को किस प्रकार मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है नागपुर। नागपुर की ही एक तहसील है मोदा, और मोदा तहसील का एक गांव लगता है नवरगांव। दरअसल नवरगांव की बात कर रहा हूँ। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति अपने खेत पर शौच करने के लिए गया हुआ था, और जैसे ही वह जाता है तो उसके हाथ में एक टॉर्च होती है। उसने जो टॉर्च जलाई हुई थी तो उसी के खेत में जो पुवाल था, धान की फसल से जो तैयार होता है पुवाल, उसको उसने देखा तो उसे आग लगी हुई थी, पूरी तरह से जल चुका था। आखिरकार उसने जो उस पर टॉर्च जाकर देखता है तो एक चमकती हुई चीज थी। उसके पास जाता है तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोना या कुछ चांदी चमक रहा है। उसने वो ज्यादा करीब से जाकर देखा तो एक हाथ में चांदी का कड़ा था। उस पर जैसे ही टॉर्च की लाइट लगती है, टॉर्च की लाइट लगने बाद वो अचानक से चमक जाता है। उसकी चीखें इसलिए निकल जाती हैं क्योंकि पास में ही एक मानव का सर था और वह पूरी तरह से जला हुआ था, हाथ भी जला हुआ था। अब उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीखों की आवाज गांव तक पहुंच जाती है। गांव के लोग मौके पर आते हैं, और जैसे ही लोग मौके पर आते हैं, मौके पर आने के बाद आखिरकार जब उस जली हुई जो राख थी, पुवाल सी, उस राख को छाना जाता है, देखा जाता है तो उसके अंदर मंगलसूत्र निकलता है, कान की बाली निकलती है, पैरों की अंगूठियां निकलती है और चांदी का कड़ा निकलता है। आखिरकार यह किसके है, यह पहचानना बहुत जरूरी था। यह लाश किसकी है जो बहुत मात्रा में जल चुकी थी, कि यह लाश किसकी है। तभी किसी ने कहा कि अभी 2-4 दिन पहले एक महिला की गुमशुदगी जो दर्ज हुई थी, आप इसके बारे में पता कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है वो हो दरअसल उस महिला की जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसकी जो इस सविता नाम की एक महिला है जो अचानक से लापता हो जाती है। पहले पुलिस जाती है उसकी सास के पास, और सास को वो सारे जो जेवर मिले हुए थे उस राख के ढेर में उन्हें दिखाया जाता है, और कहा जाता है कि ये मंगलसूत्र क्या तुम्हारी बेटे की बहू का है। तो वो कहती है कि मेरे बेटी के बहू का ये मंगलसूत्र नहीं है। उसने मंगलसूत्र नहीं, उसने कड़ा, उसने कान की बाली, उसने पैरों की अंगूठियां, सबको उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह मेरी बहू का है ही नहीं। तब उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है सभी सविता की मां गीताबाई के पास, और गीताबाई से जाकर कहती है कि तुम्हारी बेटी के कुछ इस तरह की ज्वेलरी तो नहीं है, आप देखकर पहचान सकते हो। उसकी मां जोर जोर से दहाड़े मारने लगती है, रोने लगती है, कहती है कि साहब, हुई जो राख थी उस राख के बीच में से यह सब पाया जाता है। पुलिस ने उस लाश के जो अंश थे, जो अवशेष थे, उन्हें कब्जे में लेती है, और जो बच्चे थे उन बच्चों के डीएनए लिए जाते हैं, साथ ही उस लाश के डीएनए लिए जाते हैं और चेक किया जाता है तो पता चलता है कि यह सविता की ही लाश थी। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो सविता का भाई होता है संतोष, उसकी तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 302, 2001, 303, 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली, और इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के कई अन्य जो मामले थे उनके हिसाब से अब उस लड़के को भी तलाश करना शुरू कर दिया, जो उसका पति विवेक लगातार गायब था। आखिरकार विवेक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। वह इधर उधर छुपा हुआ था अपने रिश्तेदारों के यहाँ। जैसे ही पुलिस उसे पकड़ के ले आती है तभी उससे कुछ पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर लगातार शक किया करता था, और इसी बात को देखते हुए पत्नी उसकी नाराज होकर चली जाती है। इसी के बाद वह वापस जब लौट के आती है, बात पर उनकी कहासुनी भी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा में ही यह पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी को खाट के एक पाया निकाला। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को मारा और वहां से दूर ले जाकर जंगल में खेत थे, खेत में ही एक पुवाल के जो ढेर लगा हुआ था उसी पर उस लाश को रख देता है और उसमें आग लगा देता है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया था, और खुलासा करने के बाद आखिरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। जैसे यह जेल जाता है तो 1 साल
21 दिन लगातार यह केस चलता है। इसमें तारीखें पड़ती है, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और फैसले में बताया जाता है कि विवेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जैसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी जो जिंदगी थी, उसकी जो दुनिया थी, वह पूरी तरह से रुक चुकी थी, थम चुकी थी। एक दिन की बात है, नागपुर की सेंट्रल जेल में उसका जीजा उससे मिलने के लिए आता है। कमलाकर पवनकर जैसे ही उसके पास आता है तो जीजा को देखने के बाद वह जोर जोर से रोने लगता है, विलखने लगता है। कहता है, जीजा बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपसे मदद की लगातार गुहार लगा रहा हूँ। मुझे इस जेल में नहीं रहना है, मुझे इस जेल से बाहर निकाल लीजिए। जैसे उसकी जीजा ने ये बात सुनी, उसने कहा, ठीक है, देखते हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो जीजा ने बहुत अच्छे से पैरवी की और बहुत अच्छे से वकील किया। जो महंगा वकील था, अब इस मामले में जब मजबूती से इस केस को लड़ा जाता है तो केस वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और आखिरकार अदालत ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। कहा कि अब विवेक को बरी किया जाता है। विवेक बरी हो जाता है क्योंकि जो ग्राउंड बना था, जो पुलिस की रिपोर्ट थी, जो गवाह थे, वह पलट जाते हैं और पलटने की वजह से ही सब कुछ, उसका केस बेकार हो जाता है। जबकि उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मौत दी थी। आखिरकार वो जेल से बाहर निकलता है और जेल से बाहर निकलने के बाद अब ऐसे ही लगभग 1 साल के आसपास इधर उधर घूमता रहता है। और इधर उधर घूमने के बाद ठीक 1 साल के बाद नागपुर दिघोरी का एक जगह लगती है, उसी का एक कॉलोनी है, आराधना कॉलोनी। आराधना में वो अपनी बहन के घर जाता है, अपनी जीजा के घर जाता है। उस दिन बारिश हो रही थी। उसने लगातार कई बार आहट किया, खटका किया, लेकिन बैल बज नहीं रही थी, दरवाजा खुल नहीं रहा था। लगातार बारिश हो रही थी। उसकी बाइक साथ में ही लेके आया था, लेकिन जब नहीं खुल रहा है तभी पड़ोसी से कहता है कि आप देख लीजिए फोन करके। मैं अपनी बहन को, अपने जीजा जी को कई बार आहट कर चुका हूँ, खटका कर चुका हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। जब उसके पड़ोसी ने फोन किया तब जाके जीजी और उसके जीजा दौड़ते हुए बाहर आते हैं। कहते हैं कि बच्चे बहुत तेज आवाज में टीवी देख रहे थे, इसलिए पता नहीं चल पाया, और वैसे भी जो बैल थी वो खराब हुई पड़ी थी, इसलिए कोई बात नहीं। वो अपने उस भाई को, विवेक को, घर के अंदर ले जाते हैं। उसकी जीजी और उसके जीजा ले जाने के बाद जब जाकर देखता है तो घर में अब यहाँ पर इस वक्त मौके पर 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में जो उसका जीजा होता है और जिसका नाम होता है कमलाकर पवनकर। बहन उसकी अर्चना होती है, जिसकी उम्र 45 साल और बहनोई की उम्र होती है 52 साल। एक भांजी जिसका नाम वेदांती, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। एक बहन की सास जिसकी मीराबाई, जिसकी उम्र लगभग 72 साल के आसपास होती है। उसका खुद का एक बेटा है, कृष्णा उर्फ गनु, जिसकी 5 साल के आसपास उम्र होती है। एक उसकी बेटी होती है मित्यायानी, जो जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास होती है। जब उसकी पत्नी का मर्डर हो जाता है तो उसकी पत्नी के जो 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को अर्चना ही अपने साथ ले आ गई थी। अब इसके बाद ये घर के अंदर जाते हैं, रात का खाना बनता है और खाना बनने के बाद आराम से फिर ये सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात में लगभग 1 बजे के आसपास विवेक की आंखें खुल जाती है। विवेक चुपके से उठ के जाता है, दरवाजा खोलता है। बाहर जहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, वहीं मोटरसाइकिल में एक लोहे की रोड भी रखी हुई थी। उस लोहे की रोड को लेके आता है और लोहे की रोड को लेके आने के बाद सबसे पहले अपने सोए हुए जीजा के पास जाता है, जो कि आंगन में सो रहा था और बेफिक्र होकर सो रहा था। उसने अपनी जीजा पर एक के बाद एक 3-4 वार बहुत तेजी के साथ किए और जैसे ही उसको लगा, बाद उसको चीखने का, उसको चिल्लाने का, उसको कोई भी अपील करने का मौका ही नहीं मिल पाया। और उसके जो जीजा होता है कमलाकर, उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जब उसको रोड लग रही थी तो उसके खून के छींटे उसकी बहन के जब चेहरे पर जाकर गिरते हैं तो उसकी बहन की जैसे ही चीख निकलती है तो वो अपनी बहन अर्चना के ऊपर एक कई वार कर देता है। और जैसे ही बहन चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको भी शायद इतनी अवसर नहीं मिल पाता और उसकी बहन की भी मौके पर ही मौत हो जाती है। 14 साल की जो उसकी भांजी होती है वेदांती, उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वो आकर देखती है कि मामा तुम यह सब क्या कर रहे हो, तुमने माँ को क्यों मारा,
तुमने पिता को क्यों मारा? वो अपनी बात कह के हटी थी कि उस विवेक ने अपनी भांजी को, जो 14 साल की लड़की थी, उसको उठाया, पूरी ताकत से पकड़ा और अपनी बहन के ऊपर पट के उसको मारता है। और भांजी भी यहाँ पर मर जाती है। जो बूढ़ी सास थी उसकी, अर्चना की मीराबाई, जिसकी उम्र लगभग 72 साल के आसपास होती है, तो विवेक ने जाकर उसकी सास को भी बहुत बुरी तरह से दर्दनाक मौत दे दी। इसके बाद वह कमरे के अंदर जाता है। कमरे में 3 बच्चे बड़े आराम से इत्मीनान से सो रहे थे। उन्हें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उन्हें नहीं पता था कि बाहर आखिरकार क्या चल रहा है। उनके बच्चों के पिता भी मारे जा चुके हैं, उन बच्चों की मां भी मारी जा चुकी है, एक बहन मारी जा चुकी है, लेकिन मारने वाला जो विवेक होता है, उसके 2 बच्चे अंदर लेटे हुए हैं। साथ में एक और उसकी भांजी है जो अंदर लेटी हुई थी। यहाँ भांजी मिताली, जो उसका बेटा है कृष्णा उर्फ गनु, और उसकी बेटी मित्यानी, यह लेटे हुए थे और तीनों आराम से एक दूसरे से चिपक के लेटे हुए थे। वह भूल गया था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। और जैसे ही उसने पहली रोड पूरी ताकत के साथ मारी है, तो वो रोड किसी और को नहीं, उसी के खुद के बेटे को लग जाती है। और जैसे ही उसके खुद के बेटे को लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपनी भांजी को मारना चाहता था, लेकिन भांजी के लग नहीं पाता और उसका बेटा यहाँ पर मर जाता है। अब बच्चे जो थे वो जाग जाते हैं, उसकी भांजी भी और उसकी बेटी भी। वो जब जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, तो उनकी चीखों की आवाज इससे पहले बाहर तक पहुंचती, वो मौका पाता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ पर वो अपनी जो लोहे की रोड लेकर आया था, उसको उसने एक साइड में छुपा दिया था। मोटरसाइकिल निकालने का उसको अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि मुख्य द्वार था वह बंद था, और वह दीवार कूद के वहां से भाग तो जाता है। लेकिन जब यह शोर सुना जाता है, तो शोर सुनने के बाद आसपास के लोग जाग जाते हैं। उसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को यह खबर दी जाती है, और जब नजदीकी पुलिस स्टेशन खबर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो उसके बाद मिथ्यानी और उसकी जो बेटी थी कात्यायनी, दोनों वो बताती हैं कि किस तरह से विवेक घर में आया था। शाम को उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद आराम से खेलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हत्या क्यों की है, क्यों नहीं की है, आखिरकार ये समझ में नहीं आता। उसके बाद पुलिस की 8 टीमों का गठन किया जाता है, और 8 टीमों का गठन करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि जितनी जल्दी हो सके विवेक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि विवेक का नाम शामिल था, विवेक का नाम सामने आ रहा था। बहनोई की मां को, अपनी भांजी को और अपने ही बेटे को क्यों मारा, इसके पीछे की क्या वजह थी? पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। मीडिया भी इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। लगातार मीडिया इस मामले की कवरेज कर रही थी, और यह मामला पूरे महाराष्ट्र भर में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था। चर्चित वो इसलिए भी हो रहा था कि इसी व्यक्ति ने, विवेक ने, अपनी पत्नी का भी साल कत्ल कर दिया था। और कत्ल करने के बाद आखिरकार कितना तगड़बाजी इसने लगाई, और तगड़बाजी लगाने के बाद यह जेल से बाहर छूट जाता है। लेकिन यह भागा हुआ था। 10 तारीख की रात को यह कत्ल होता है, और 10 तारीख की रात कत्ल होने के बाद जब लगातार हाथ नहीं आ रहा था, फोन नंबर स्विच ऑफ था, आखिरकार लुधियाना के शांतिनगर गली नंबर 2, तो पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है। आखिरकार टीम वहां पर भेजी जाती है, और भेजने के बाद पता चलता है कि एक दुकानदार के पास वो मोबाइल होता है जो मोबाइल विवेक का होता है। पुलिस ने उस दुकानदार को पकड़ा, और दुकानदार को पकड़ने के बाद उससे कहा कि यह मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आया? उसने कहा, साहब मैंने ही T700 का मोबाइल खरीदा है, ये मोबाइल मेरा नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का जो यहीं पास में रहता है। इसके बाद पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उस घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जहां पर वो मोबाइल का मालिक छिपा हुआ था। पता चलता है कि वो विवेक ही था। आखिरकार पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ के लिए लेके आते हैं, उससे पूछताछ की जाती है। उसे लुधियाना से सीधा हवाज के माध्यम से पहुंचाया जाता है नागपुर में। और जब वहां से उससे पूछताछ की जा रही थी तो उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि जब वो जेल चला जाता है अपनी पत्नी के ही मर्डर के इल्जाम में, तो उसका बहनोई उसकी मदद करता है, और मदद करने के बाद उस पर लाखों रुपए बता देता है कि तुम पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। तुम्हें लाखों रुपए नहीं थी, वो पैसे का इंतजाम करता तो कहां से करता? तभी उसे कहा जाता है कि तुम्हारे नाम जो जमीन है
उस जमीन को बेच डालो और जमीन को बेचने के बाद उसका जो कर्जा है उसका पूरा करो। तुम्हारे जो दोनों बच्चे उसके घर पर रह रहे हैं, कम से कम उसके 5,000 महीने का खर्चा तुम्हें भेजना चाहिए। लेकिन वो खर्चा देने में असमर्थ हो जाता है। एक दिन वो अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी बहन के पास, अर्चना के पास जाता है, तो बहन कह देती है कि तुम्हारे घर में कोई महिला नहीं है, इन बच्चों की परवरिश किसी महिला के बिना हो नहीं पाएगी, इसलिए तुम इन बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं ही इनको अच्छे से परवरिश करूंगी। और वह वाकई अर्चना उन बच्चों की अच्छे से परवरिश करूंगी। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, यह तो खैर मरने वाला ही बता सकता था। लेकिन मरने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं। क्या वाकई बात पैसों के लेकर लड़ाई थी, या क्या बात जमीन को लेकर लड़ाई थी? क्योंकि जिससे लड़ाई थी वो मारा जा चुका था और पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी ही बात सामने आती है। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और नागपुर के सेशन कोर्ट ने 4 साल 6 महीने और 28 दिन के बाद इस मामले में अपना फैसला दिया। इस विवेक को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। आखिरकार उस व्यक्ति की जीने की बहुत सारी इच्छा थी। मामला फिर वो हाईकोर्ट में अपील करता है और जिस मामले की हाईकोर्ट में अपील होती है, तो हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा। उसे उसके बारे में कहा गया कि अगर इस व्यक्ति को खुले समाज में छोड़ दिया जाए तो यह फिर से हत्याएं करेगा, जैसे इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, जैसे इसने अपनी बहन की, अपनी बहनों की, अपनी बहनों की, अपनी बहन की, अपनी बहन जी की और अपनी बहन की सास की हत्या की थी, इसी तरह से बाहर हत्या करेगा। इसलिए इसको बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। क्या ये निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, क्योंकि कानून में बहुत सारी तगड़ेबाजी होती है। जैसे अपनी पत्नी को मारने के बाद यह जेल से बाहर निकल गया था। हो सकता है कि आगे भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इसको मृत्युदंड की सजा सुनाई हुई है। अभी तारीख निश्चित नहीं की है कि यह कब इसको फांसी दी जाएगी, लेकिन जब जब इस कहानी के बारे में नागपुर महाराष्ट्र में बातचीत होती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि एक आदमी इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, इतना हीनियस कैसे हो सकता है, आखिरकार इतना बेदर्द इंसान कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही यह भी बताना है कि यह जो व्यक्ति है अभी फिलहाल पुणे की यवदा जेल के अंदर बंद है और इसने कई लोगों के साथ वहां पर मारपीट भी की थी, इसलिए इसका रिकॉर्ड है जेल के अंदर भी पूरी तरह से खराब है और बेकार है। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।